हेलो एवरीवन, आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे वो है व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, व्हाट इज लिटरेरी थियरी, डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थियरी, ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री, यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री देखते हुए हम इसके टाइमलाइन को भी समझेंगे और समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है लिटरेचर क्या है, इसे समझना है ना। तो व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ रिटन वर्क्स, यानी कि जितने भी रिटन वर्क होते हैं, चाहे वो फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो, ड्रामा हो, पोइट्री हो, ये सभी के सभी लिटरेचर है। एंड बाय विच राइटर्स प्रिजर्व देयर नॉलेज एंड इमेजिनेशन, यानी कि लिटरेचर के द्वारा राइटर्स अपने नॉलेज और इमेजिनेशन को प्रिजर्व करते हैं, जिसे नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती है, समझती है और एनालाइज करती है, राइट। तो अभी हमने समझ लिया है कि जितनी भी राइटिंग्स है वो सभी लिटरेचर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि कुछ राइटिंग्स ऐसी होती है जो हमें पसंद आती है और कुछ राइटिंग्स हमें पसंद नहीं आती है ना। तो यहीं पे ये सवाल बनता है कि वाई डू वी लाइक पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा वो आपको पसंद आया तो क्यों आया, तो डेफिनेटली आप ऐसा जवाब नहीं देंगे कि ये आपकी पर्सनल चॉइस थी, बल्कि आप अपने परसेप्शन को, आप अपने पर्सपेक्टिव को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, जर्नलाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। आप टेक्स्ट के मेरिट्स और डिमेरिट्स को एनालाइज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट देंगे, राइट। तो यानी कि किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करके अपनी जजमेंट देना ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म? लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द स्टडी, इवेल्युएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर को स्टडी करना, उसे इवेल्युएट करना, इंटरप्रेट करना, मतलब कि कंप्लीट एनालाइज करना ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म करने वाले होते हैं क्रिटिक। अब इन क्रिटिक्स का काम क्या होता है? ये कुछ गाइडलाइंस बनाते हैं जिन्हें फॉलो करके राइटर्स ग्रेट वर्क प्रोड्यूस कर सके, और आगे इन्हीं वर्क्स को क्रिटिक्स स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इन्होंने गाइडलाइंस फॉलो करे कि नहीं करे, या उनकी इस वर्क की क्या एस्थेटिक वैल्यू है, या क्या मैसेज मिल रहा है उस वर्क से, है ना। तो कंप्लीट एनालिसिस करके अपना जजमेंट देते हैं। ओके, तो आगे हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। क्लासिकल पीरियड से ही हम देख सकते हैं किस तरीके से प्लेटो ने पोइट्री को क्रिटिसाइज करते हुए द रिपब्लिक लिखी। इसमें उन्होंने आइडियल स्टेट की जिक्र किया, और इसमें से इस आइडियल स्टेट से उन्होंने पोइट और पोइट्री को बैनिश करने की बात कही। उनको मानना था कि पोइट्री सिर्फ एक इमिटेशन होती है और ये हमें रियलिटी से दूर ले जाती है, इसीलिए पोइट्री को सिर्फ और सिर्फ प्रेयर ऑफरिंग के लिए लिखना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो ये बुक थी द रिपब्लिक, इसको लिखने के लिए प्लेटो ने वर्सेस का ही यूज़ किया था, यानी कि वर्सेस में ही ये बुक लिखी गई थी, है ना। ओके, तो आगे प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल 335 बीसी में पोइटिक्स लिखते हैं। इसमें ये पोइट्री को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि पोइट्री भले ही इमिटेशन है, लेकिन इसको लिखने के लिए पोइट की इमेजिनेशन भी लगती है। पोइट्स अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके पोइट्री लिखते हैं। आगे ये पोइट्री के जॉनरास, एपिक, ट्रेजिडी और कॉमेडी के बारे में बताते हैं, अपनी थियोरीज बताते हैं और कैथारसिस के बारे में भी बताते हैं। ओके, आगे फर्स्ट सेंचुरी 80 में लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम लिखते हैं, जिसमें वो सबलाइम को ऐसी स्टाइल ऑफ राइटिंग बताते हैं जिसे यूज़ करके राइटर्स ऑर्डिनरी से ऊपर कुछ ग्रेट वर्क प्रोड्यूस कर सके, लिख सके, राइट। और साथ ही ये सोर्स ऑफ सब्लिमिटी भी बताते हैं। आगे मिडिएवल पीरियड में सिर्फ रिलीजियस और स्पिरिचुअल टेक्स्ट लिखे जाते थे। इवन इस समय जो भी राइटर्स और पोइट्स होते थे, अगर उनकी बुक्स पसंद ना आए तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता था। तो जो बुक उस समय पॉपुलर रही और सर्वाइव भी करी, वो बुक थी डिवाइन कॉमेडी। इसे लिखा था डांटे ने, और इसमें उन्होंने आफ्टर लाइफ के बारे में बताया था। ओके, तो आगे आता है रेनेसेंस पीरियड। तो ये पीरियड तो लिटरेचर को बिल्कुल नया जीवन दान देने जैसा पीरियड था। इसी पीरियड में हमें शेक्सपियर जैसे महान राइटर मिले थे, है ना। तो इस समय सर फिलिप सिडनी ने एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री लिखी, और इसमें इन्होंने पोइट्री को फिलॉसफी और हिस्ट्री इन दोनों से ही ऊपर और बेहतर बताया। ओके, आगे आता है एनलाइटनमेंट पीरियड। तो इस पीरियड में लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, प्रिंटिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, और इसीलिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी अधिक से अधिक लिखी जा रही थी, है ना। इस टाइम पीरियड पे टेक्स्ट सिर्फ एजुकेशन पर्पस से या फिर स्पिरिचुअल टेक्स्ट ही नहीं लिखे जाते थे, बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए भी लिखे जाते थे। और इसी समय ही हम न्यू क्लासिकल पोइट जैसे जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप को भी देखते हैं। ये सिर्फ पोइट ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स भी थे। तो इस समय हम इनके वर्क्स में देखते हैं कि इनके वर्क्स क्लासिकल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना। इस समय की जो पोइट्री होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स को फॉलो किया जाता था, एकदम स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करके ही ये लिखते थे। ओके,
तो आगे आता है रोमांटिक पीरियड। इस पीरियड में जितने भी रूल्स वगैरह थे उन सबको तोड़ दिया जाता है और हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में बताते हैं कि ज़रूरी नहीं पोइट्री का कोई पर्पस ही हो, बल्कि पोइट्री तो इमोशंस का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, ये बताते हैं पोइट्री को, है ना। और ये बताते हैं साथ ही कि पोइट्री की लैंग्वेज रस्टिक होनी चाहिए। आगे कॉलेरिज बायोग्राफी लिटरेरिया में बताते हैं कि रस्टिक तो नहीं, लेकिन हाँ पोइट्री की लैंग्वेज कॉमन पीपल की लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। तो इस टाइम पीरियड पर जो राइटर्स और पोइट्स थे वो अपने ही इंडिविजुअल स्टाइल में लिखा करते थे और अपने ही इंडिविजुअल रूल बना दिया करते थे। तो इसीलिए उस समय के क्रिटिक्स रोमांटिक पोइट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो रोमांटिक पोइट्री को सपोर्ट करने के लिए पीबी शैली इसीलिए ही डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखते हैं। ओके, तो अब आगे हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इस समय के राइटर्स जो है अपने ही इंडिविजुअल स्टाइल में लिखा करते थे, तो इसीलिए क्रिटिक्स का काम काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो उन्हीं के काम को आसान करने के लिए विक्टोरियन एज में मैथ्यू अर्नोल्ड ने द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम लिखा और जिसमें उन्होंने क्रिटिक्स की ड्यूटीज़ के बारे में बताया। ओके, तो आगे 20th सेंचुरी में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा वो था न्यू क्रिटिसिज्म। अब ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? ये टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग की बात कहता है, मतलब कि इसमें ऑथर के इंटेंशन क्या थे उस टेक्स्ट को लिखने में, या सोसाइटी में उस समय बैकग्राउंड क्या था, क्या हिस्ट्री थी, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो टेक्स्ट की क्लोज रीडिंग की बात करते थे और टेक्स्ट के कंटेंट पर ही फोकस रखते थे। ओके, तो इस समय के जो फेमस क्रिटिक्स थे वो थे टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड, जॉन क्रोब्रेंसन, विमसेट एंड बेर्सली और क्लियंथ ब्रूक्स। ओके, तो आगे ये डिक्लाइन करने लगा और 1957 में नॉर्थरोप फ्राई ने एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म की बात क्रिटिसिज्म लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि क्रिटिक्स जो है वो किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, है ना। उन्होंने किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बात कही और वहीं से ही लिटरेरी थियोरी वर्ड पॉपुलर हुआ, लिटरेरी थियोरी वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा, है ना। उसके बाद ही हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, राइट। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं लिटरेरी थियोरी है क्या। लिटरेरी थियोरी कैन बी डिफाइंड एज एन आइडिया और एनी सिस्टमेटिक अप्रोच दैट वी कैन यूज टू क्रिटिकली इंटरप्रेट अ लिटरेरी टेक्स्ट, राइट। यानी कि लिटरेरी थियोरी क्या है, वो ये किसी भी तरीके का आइडिया या अप्रोच है जिसे यूज़ करके हम टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियोरी में क्या डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। लिटरेरी थियोरी थियोरिटिकल पार्ट है ना, ये गाइडलाइंस को बताता है कि जिनको फॉलो करके लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया जा सके। तो लिटरेरी थियोरी थियोरिटिकल पार्ट है ना, इसमें रूल्स और गाइडलाइंस बताए जाते हैं। और आगे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये एक्शन को डिनोट करता है ना, ये एक्शन बताता है। यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म कुछ गाइडलाइंस बताते हैं क्रिटिक्स को कि आप इनको फॉलो कीजिए और इनको फॉलो करके क्रिटिसिज्म का काम कीजिए, है ना। और जब वो क्रिटिसिज्म होता है तो वही होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि एक्शन है। ओके, प्रैक्टिकल पार्ट। अब आगे जो है हम लिटरेरी थियोरीज के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अनुसार जितने भी वर्क्स है, लिटरेरी वर्क्स, वो किसी ना किसी सर्टेन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, है ना। उसके बाद आगे आता है डीकंस्ट्रक्शन। तो इसमें बात कही जाती है कि हमें टेक्स्ट को ब्रोक डाउन कर देना चाहिए, है ना, डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, दोबारा से उसको रीडिंग करना चाहिए। जो सरफेस में टेक्स्ट की मीनिंग नज़र आ रही है, सरफेस पे टेक्स्ट से जो थीम नज़र आ रहे हैं उस पर ना ध्यान देते हुए टेक्स्ट को फिर से बिल्कुल ज़ीरो से हमें उसको डीकंस्ट्रक्ट करके दोबारा से रीड करके उसकी जो हिडन मीनिंग्स है उसको ढूंढना चाहिए, राइट। उसके बाद है फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिकल थियोरी। तो इसमें जो है वुमेन को फोकस करके टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसमें पुअर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए क्लास स्ट्रगल को बताया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद है न्यू हिस्टोरिसिज्म। इसमें टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए हम ऑथर्स के बैकग्राउंड को देखा जाता है। उस समय जिस समय ऑथर ने उस टेक्स्ट को लिखा उस समय सोसाइटी में क्या कंडीशंस थी उसको स्टडी किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है, राइट। उसके बाद है साइको एनालिसिस। इसमें टेक्स्ट के ऑथर के और कैरेक्टर्स के सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है इको क्रिटिसिज्म। इसमें टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए एनवायरनमेंट को फोकस किया जाता है, एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस होता है। ओके, तो ये जो है ये मेजर लिटरेरी थियरीज है। आगे और भी थियरीज है लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, प्लस
एस्थेटिसिज्म, है ना। तो ऐसे और भी है, लेकिन ये मेजर थियरीज है जो मैंने आपको अभी बताए। तो इन सभी टॉपिक्स को और इन सभी पीरियड्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।